अच्छा आपने अभी बताया कि कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर कितना ज्यादा असर करता है स्ट्रेस और एंगर। तो सर अब ये बताइए कि क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है एंगर को कंट्रोल करने का या स्ट्रेस को कम कर सकूं? क्योंकि कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि सर यार ये मेरे हाथ से मतलब बाहर चला जाता है, मतलब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और ये कॉमनली हो चुका है सर आज की डेट में। तो इसका क्या है सोल्यूशन कि हम एंगर को कंट्रोल कर सकें या स्ट्रेस को? मैं एक दिन शमिंदर जी बताना चाहूँगा कि एक दिन मैं फौज के एक मेस में बैठा हुआ था और 3 बड़े आला ओहदे वाले अफसर बैठे थे। जनरल साहब थे, एक जनरल सिसोदिया सर, और एक थे जनरल संधू, और एक और थे जनरल प्रसाद। मैंने देखा कि एक ब्रिगेडियर अली सर भी थे साथ में। बड़ी अलग बात है, बड़ा अजीब मतलब अजीब चांस हुआ कि 2 उसमें अलग अलग मजहब के भी थे और सब लोग साथ ही बैठे हुए थे। तो मैं बहुत यंग था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ, तुम यहाँ किस लिए आए? मैंने बोला सर ये काम। तो बोलते अच्छा। तो मैंने उनको देखा कि वो बहुत कूल है, और उन्होंने पूछा तुम इतना परेशान क्यों? मैंने बोला सर ये चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, ये करना है, इसीलिए जा रहा हूँ। तो बोलते आराम, टेक इट ईजी, आराम से करो, और देखो परेशानी से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। तो मैंने उनसे तब भी पूछा, राइट सर, बट देन आई हैव टू मीट डेडलाइंस। ही सेज दैट्स ओके, थिंक इजी एंड रिलैक्स इजी। अगर डेडलाइंस को इतना ज़्यादा सोचोगे तो तुम शायद कर नहीं पाओगे। तुम एक काम करो। उन्होंने मुझे वहीं पे थोड़ी देर के लिए बिठालवा दिया और बोला ना जस्ट रिलैक्स है सर, क्योंकि मैं बहुत उस समय जल्दी के कारण कि यार जल्दी करे, वो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा। उन्होंने बिठाल दिया और बोला लंबी लंबी सांस लो। मैंने लंबी लंबी सांस ली। बोलते ओके यंग मैन, नाउ यू कैन गो, और बोलो अपनी बातचीत में फिर तब्दील। वो अनुभव ने मुझे बहुत बारीक से एक चीज सिखाई कि यू नो वी देखने का नजरिया जितना शांत और अच्छा होगा, हम आइडेंटिफाई अच्छा करेंगे। और उन्होंने अपने बाद में एक पार्टी में यही बात को मुझे टोका भी था। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो समस्या आनी है, जैसे अभी हम लोग के सर पे कोरोना आ गया, ये तो आ ही जाएगी, इसमें शांति और समझदारी से गुजारना होगा। ये तो जीवन लेके आए हो, तो जीवन को ठंडे रूप से लेना ही होगा। अगर आप ठंडे रूप से नहीं लोगे तो वो छोटी सी समस्या बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स बी वेरी माइन्यूट अबाउट दिस कि कोरोना की कई लोग, कई बुजुर्ग लोग, जो लोग बहुत ठंडे मिजाज हैं, उन लोग का इलाज जल्दी हुआ और निकल है। और कई ऐसे कोरोना में जो बुजुर्ग लोग थोड़े से जल्दी परेशान होने वाले आदमी थे, थोड़े से नाराज ज़्यादा होते थे, बीपी उनका जल्दी बढ़ता था। और क्योंकि देखिए मैं मनोवैज्ञानिक होने के कारण ना चाहते हुए भी ये छोटी छोटी बारीकियां देखता रहता हूँ। तो मैंने देखा, बड़ा खेद की बात है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो डॉक्टरों से जब ये बातचीत पे परिचर्चा हुई तो उन्होंने कहा देखिए ये देखने का नजरिया है। अगर आप थोड़े से अपने मन को शांत करें तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों से निकल आते हैं, और अगर आप मन को शांत ना करें तो आप वही चीज़ को समस्या बनाएंगे। एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा कि भाई हमारे यहाँ जब भी फौजी लोग भर्ती होते हैं अस्पताल में तो जल्दी ठीक होके चले जाते हैं, और सिविलियन आते हैं बहुत देर रहते हैं। तो मैंने बोला सर अब आप ने कहा है तो बताइए ऐसा क्यों होता है। तो बड़े डॉक्टर प्रधान थे, न्यूरो स्पेशलिस्ट, संजय गांधी लखनऊ के एक सीनियर हेड थे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे को लगता है कि जैसे फौज में जज्बा जीने का बढ़ा के ये लोग कि मन में रहता है कुछ करना है और कुछ करना है, ऐसे ही पढ़े कैसे रहेंगे, तो जल्दी ठीक हो। और बाकी लोग जो होते हैं वो ऐसा शायद सोचते हैं चलो भाई छुट्टी है, चलो रहने दो, ठीक हो जाएंगे। तो नकारात्मक और सकारात्मक सोच का बहुत कुछ लेना देना है गुस्से से। ओके। और गुस्से को कंट्रोल करने की बात मैं जरूर विस्तार से बताऊंगा, अगले सवाल में ही जरूर बताऊंगा, पर
गुस्से की जन्म कहाँ से होता है? सब सोचने की ढंग से। ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि आज हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और कल खुदा न खास्ता हम लोग कहीं चित्र में फूल मालाओं के बीच में टंगे होंगे। पर ये सबको मालूम है, पर सब लोग इस चीज को ना पहचान के परेशान रहते हैं कि मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं। तो कहीं ना कहीं हमें सोच बदलनी है, गुस्सा अपने आप बदल जाएगा। सोच बदलनी है और गुस्सा अपने आप चला जाएगा। सर ये तो बहुत ही मतलब आसान चीज जितनी दिखती है आपकी स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि लोगों को उतनी ही मुश्किल है अपनी जिंदगी में उसको ढालना। तो सर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो पर्टिकुलरली अगर अब क्या होता है कि सर जब बंदे को गुस्सा आता है या जो बंदा इस चीज में फंसा होता है, बेसिकली इट्स अ रेपिटेटिव साइकिल शुरू हो जाता है। जब गुस्सा आता है ना तो बंदा एक चीज के ऊपर अड़ जाता है। हम इसको हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको गरारी को अड़ना कहते हैं कि जैसे कोई गरारी फंस गई, जब दिमाग में सोच फंसती है ना तो बंदा उसी चीज को बार बार सोचता जाता है और उसका एंगर और बढ़ता जाता है। तो सर इस चीज को कट कैसे करें? हाँ, मैं फिर इसमें एक अनुभव बताऊंगा। एक बार मैं आरके मिशन में बेलूर मठ में गया था। वहाँ पे विवेकानंद जी का मेन निवास था, उन्होंने वहीं से अपने आरके मिशन को शुरू किया। तो एक बड़ी अजीब सी चीज लिखी हुई थी, मुझे हजम नहीं हुई। उसमें लिखा था यू कैन नॉट एजुकेट अ फूल। ओके। तो मैं, और लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद। तो मैं मठ के मठाधीश के पास जो वहाँ बैठे थे बड़े लोग, मैंने उनसे बोला, सर स्वामी विवेकानंद was very famous for spreading education. I think he was very big advocate to educate people. ये लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई शिक्षा तो बेवकूफ को ही दी जाएगी। तो बड़ा अच्छा उत्तर मिला, शायद वो उत्तर आपको समझ में आएगा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जो शिक्षा या कोई भी राय लेना ही नहीं चाहते। जब वो राय लेना ही नहीं चाहते, उन व्यक्तियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती। ओके। उनको बेवकूफ बुलाया जाता है। तो जो शिक्षा लेने के लिए तैयार है उसी को शिक्षा दी जा सकती है। जी, इसी तरीके से जब आपको लगता है आप किसी से गुस्सा हो रहे हो, तो आप अगर मन ही मन में ये ग्रहण कर लें कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी बात जल्दी मानेगा नहीं, क्योंकि शायद ये बेवकूफ है या ये शिक्षा लेना नहीं चाहता। तो दो लाभ होते हैं बस। एक लाभ होता है कि हम उसको एक छोटा बच्चा समझ के माफ कर देते जी। जैसे कि अगर एक बड़ा आदमी आके हमारी पैंट को गंदी करे तो हम नाराज हो जाएंगे, पर छोटा बच्चा आएगा तो हम नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चे को बोलेंगे छोटा बच्चा ये तो करना ही था। तो इसी तरीके से अगर हम नाराजगी में अपनी सोच ये बदल लें कि जो व्यक्ति हमसे नाराज हो रहा है वो तो उसको होना ही था, तो हमारी नाराजगी की सोच बदल जाएगी। और हम अगर उसको बेवकूफ करार दे देते हैं अपने मन में, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए, तो हमारी ईगो जो कि उस समय चैलेंज्ड कंडीशन में है, जो हमारा अहम है, जो हमारा सम्मान है, जो चैलेंज कंडीशन में है, वो ठंडा हो जाता है और हमें गुस्सा हमारी संयम में आ जाती है और कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल सही। हम लोग तुरंत सोचते हैं कि चलो भाई ये नहीं समझेंगे, छोड़ो, इनसे क्यों बहस करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी गुस्सा खत्म हो जाती है। दूसरा, हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं और गुस्सा भी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और बाद में ठंडे दिमाग से बातचीत हो जाती है, खत्म। सर ये एक लेवल तक तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार बंदा होता है कि उसने मुझे कुछ कह दिया, अब मुझे उसका जवाब अगर मैंने ना दिया तो ये तो मेरी वो हो गया, मतलब मेरी कमी हो गया कि अगर मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा। एक्चुअली ये साइकिल चलता है, ये साइकिल भी यहाँ पे चलता है सर। देखिए, मैं समझता हूँ आर्ग्यूमेंट और गुस्से में अगर सबसे बड़ी बारीक चीज आप देखें, बहुत बारीक, तो आप देखेंगे गुस्से में और आर्ग्यूमेंट में बेफिजूल की बातें ज्यादा होती हैं, पहली बात। बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये होती है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ऑल्टरकेशन हो रही होती। हो सकता है दोनों एक ही बात बोल रहे हो, पर क्योंकि नाराज होने के कारण, दोनों एक दूसरे को ना सुनने के कारण
एक ही बात में चिल्ला रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो जो शिक्षित वर्ग बना, जैसे अंग्रेज लोग जब सभ्यता में आए, उन लोगों को ये अनुभव जल्दी हो गया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रणाली इस्तेमाल की और वो शायद सभी को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी कभी कोई गुस्सा आता है उसको उस समय यही स्वामी विवेकानंद सोच मान के कि भाई चलो भाई, आज हो सकता है कि ये मेरी बात नहीं सुनना चाहते या मुझसे नाराज हैं या बेवकूफ है, इनसे बहस करने से समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होना, तो शांत होने में अच्छा रहता है। क्योंकि एक कहावत होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मान लीजिए एक जन चिल्ला रहा है और एक जन शांत हो गया तो आवाज बंद हो जाएगी थोड़ी देर में जी। इसी तरीके से गुस्सा खत्म हुआ। अब आई दूसरी बात कि अब आपको लग रहा है कि मेरी चीज अटकी है, कोई सुन नहीं रहा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको लिखित में उतारना शुरू कर दिया। कभी भी किसी को कुछ लिखना है, लिख के दे दीजिए कि मुझे ये चीज थोड़ी खराब लगी, ये लगा। इसमें दो फायदे, आप अच्छी उचित भाषा लिखेंगे, दूसरा आप सही तर्क लिखेंगे, तीसरा दूसरा जन इत्मीनान से उसको पढ़ेगा और अगर उसको उत्तर भी देगा तो वो भी तार्किक लिखेगा। और वैसे व्यक्तिगत अगर आप बातचीत करते तो कई बार छोटी सी बातचीत ही नहीं हो पाती और लड़ाई, और तुम मुझे आंखों से देख रहे हो, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, इसी पे लड़ाई होती रहती है। बॉडी लैंग्वेज पे भी लड़ाई हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज, तो अब हम लोग को बॉडी लैंग्वेज और सब चीज को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब कभी आप माता पिता भाई बहन किसी से नाराज हो तो बजाय चिल्ला के अपनी बातों को कह के शांति प्रिय ढंग से चिट्ठी लिखें, अच्छी भाषा में लिखें और उनको अपनी बात कहें और लॉजिकल ग्राउंड्स पे, हाँ, और कहीं कि लिख के मुझे जवाब दीजिए। तो बहुत अच्छे ढंग से अगर दोनों तरफ से वार्तालाप हो जाएगी तो हमारी समस्या का निवारण जाएगा, वो चीज ठीक हो जाएगी। सर ये बहुत ही अच्छा आपने आज एग्जांपल दिया। आई थिंक ये चीज तो हर एक बंदे को करनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेजेस और इन चीजों पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। आपने बिल्कुल सही बात कही ये चीज। सर रियली थैंक यू इस आंसर के लिए सर, थैंक यू।